पहली नजर में ये प्रगति का प्रतीक लगते हैं। ऐसे रनवे जो सबसे बड़े विमानों को संभाल सकते हैं, गगनचुंबी इमारतें जो एक देश का गर्व बनने के लिए बनाई गई हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन पर भविष्य के लिए अरबों खर्च किए गए। लेकिन अब सब शांत है, कोई कतार नहीं, कोई यात्री नहीं, कोई मेहमान नहीं। इस वीडियो में हम 10 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखेंगे जिन्हें बड़े सपनों के साथ बनाया गया था, लेकिन उनका असली मकसद पूरी तरह पूरा नहीं हो सका। शुरू करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी बात है। धन्यवाद। और अब चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, सियुदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट। स्पेन के बीच में एक एयरपोर्ट है जो दूर से सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय हब जैसा दिखता है। रनवे लंबा और टर्मिनल सुसज्जित है। यहाँ कंट्रोल टावर, कार्गो सुविधाएं और पार्किंग है। ये सियुदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट है जिसका प्रोजेक्ट 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था। स्पेन में तेज आर्थिक विस्तार के दौर में इसका उद्देश्य मैड्रिड के बाहर एक वैकल्पिक गेटवे बनना था और राजधानी की बढ़ती हवाई यातायात को संभालने में मदद करना था। कागज पर सब कुछ आशाजनक था, डिजाइन आधुनिक था, क्षमता बड़ी थी। यह दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल एयरक्राफ्ट को भी संभाल सकता था। लेकिन जब यह 2008 में खुला तो उम्मीद के मुताबिक यात्री नहीं आए। कुछ एयरलाइंस ने यहां ऑपरेट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रैफिक कम ही रहा। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक कनेक्टिविटी थी। वे ट्रांसपोर्ट लिंक पूरी तरह से नहीं बन पाईं, जिनसे इसे बड़े आबादी वाले केंद्रों से जोड़ा जाना था। फिर वैश्विक वित्तीय संकट आ गया और वहीं से पूरा प्रोजेक्ट गिरने लगा। कुछ सालों बाद ऑपरेटर को घाटा हो गया। ये एक लगभग पूरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका इस्तेमाल नहीं होता। आज भी ये यूरोप में बुनियादी ढांचे का प्रसिद्ध उदाहरण है। इसे विकास के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे आर्थिक मंदी ने पछाड़ दिया। नंबर 9, र्यूग्योंग होटल। अगर नंबर 10 एक ऐसा हवाई अड्डा है जिसमें कोई यात्री नहीं है, तो नंबर 9 एक ऐसा होटल है जिसमें लगभग कोई मेहमान नहीं है। उत्तर कोरिया के स्काईलाइन में र्यूग्योंग होटल ऐसी इमारत है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। 1987 में देश के प्रतीकात्मक लग्जरी होटल के रूप में इसका निर्माण शुरू हुआ था। ये होटल 3000 से अधिक कमरों, रेस्टोरेंट्स, अवलोकन क्षेत्रों और अन्य लग्जरी सुविधाओं वाला था। लगभग 330 मीटर की ऊंचाई के साथ यह दुनिया की सबसे ऊंची होटल इमारतों में से एक होने वाला था। शुरुआत में निर्माण बहुत तेज था, लेकिन 90 के दशक की शुरुआत में यह अचानक थम गया। सोवियत संघ के पतन के बाद उत्तर कोरिया को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इसका असर देश की बड़ी परियोजनाओं पर पड़ा, जिसमें यह होटल भी शामिल था। कई वर्षों तक यह अधूरा कंक्रीट का ढांचा प्योंगयांग के बीचों बीच खड़ा रहा। बाद में इसे कांच की बाहरी सतह और एलईडी लाइटिंग से सजाया गया, जिससे बाहर से इसका रूप और भी आधुनिक दिखने लगा। लेकिन आज तक इसके अंदरूनी हिस्से के बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी सीमित है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह कभी पूरी तरह से होटल के रूप में चालू हुआ या नहीं। 2 अलग-अलग देश, 2 अलग-अलग परियोजनाएं, लेकिन एक ही बात याद दिलाती है कि चाहे बजट कितना भी बड़ा हो, चाहे ब्लूप्रिंट कितना भी सुंदर हो और चाहे विजन कितना भी महत्वाकांक्षी हो, सफलता की कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ निर्माण करना ही काफी नहीं है, मांग भी चाहिए, सही समय भी चाहिए और सबसे जरूरी है कि दुनिया इसके इस्तेमाल के लिए तैयार हो। नंबर 8, मॉन्ट्रियल मिराबेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मॉन्ट्रियल के उत्तर पश्चिम में कनाडा में एक बहुत ही विशाल एविएशन कॉम्प्लेक्स है जो आज भी शांत पड़ा हुआ है। बड़ी इमारतें, पुराने टर्मिनल और रनवे लाखों यात्रियों के लिए बने थे, पर इनका पूरा उपयोग कभी नहीं हुआ। इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी आसानी से इस हालत में नहीं आ जाती। अक्सर ये जबरदस्त आर्थिक विकास के प्रति आशावाद बड़े पैमाने पर सरकारी योजना और भविष्य के बारे में की गई भविष्यवाणियों का नतीजा होता है, जो हमेशा हकीकत से मेल नहीं खाती। 70 के दशक में कनाडा ने अपने सबसे बड़े एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में से एक शुरू किया था। कनाडा के ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक मॉन्ट्रियल को भविष्य में एयर ट्रैवल के लिए उत्तरी अमेरिका मुख्य अंतर्राष्ट्रीय गेटवे बनाना था। मिराबेल को सिटी सेंटर के बाहर बनाया गया था ताकि विस्तार के लिए ज्यादा जगह मिल सके और शहरी एयरपोर्ट्स की भीड़भाड़ से बचा जा सके। कागज पर योजना एकदम परफेक्ट लग रही थी। विशाल जमीन,
आधुनिक डिजाइन और अनुमानित यात्रियों की बढ़ती संख्या के लिए उपयुक्त क्षमता। पर असली संचालन में धीरे धीरे समस्याएं दिखने लगीं, जिनमें सबसे बड़ी समस्या इसका स्थान था। ये मॉन्ट्रियल के केंद्र से दूर था और परिवहन योजना के आकलनों के अनुसार शहर तक सीधी हाई स्पीड रेल लिंक की योजना को भी तुरंत लागू नहीं किया गया। इस वजह से यात्रियों और एयरलाइन संचालन के लिए पहुंचना मुश्किल और धीमा हो गया। शहर में स्थित पुराना हवाई अड्डा मॉन्ट्रियल ट्रूडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयरलाइनों के लिए अधिक व्यावहारिक रहा। ये अधिक नजदीक था, वहां पहुंचना आसान था और रोजमर्रा के संचालन के लिए अधिक कुशल था। जैसे जैसे साल बीतते गए, मिराबेल में यात्रियों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में अपेक्षित भारी वृद्धि उस गति से नहीं हुई जैसी योजना बनाने वालों ने उम्मीद की थी। इस कारण हवाई अड्डे के कई हिस्से लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं हुए और कुछ सुविधाएं धीरे धीरे अप्रचलित हो गईं। 2000 की शुरुआत में अधिकांश यात्री उड़ानें फिर से मॉन्ट्रियल के मुख्य हवाई अड्डे पर भेजी गईं। इसलिए मिराबेल की व्यावसायिक यात्री केंद्र के रूप में भूमिका पूरी तरह समाप्त हो गई। लेकिन इसकी संरचना बनी रही। चेक इन हॉल, एक्सेस रोड्स और विशाल जगहें बिना सामान्य संचालन के छोड़ दी गईं। अगले वर्षों में कुछ हिस्सों को रखरखाव और सुरक्षा कारणों से तोड़ा गया, लेकिन मूल संरचना का बड़ा हिस्सा अब भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर विश्लेषक के नजरिए से इसे अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट का उदाहरण माना जाता है जो इंजीनियरिंग फेल्योर की वजह से नहीं, बल्कि रणनीतिक गलत गणना, खासकर मांग के पूर्वानुमान, कनेक्टिविटी और एयरलाइन व्यवहार के कारण असफल हुआ। मिराबेल याद दिलाता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में सिर्फ आकार और महत्वाकांक्षा पर्याप्त नहीं, लोकेशन, एक्सेस और असली आर्थिक गतिविधि का मेल भी जरूरी है। आज तक ये एक शांत स्मारक बना हुआ है उस भविष्य का जिसकी कभी उम्मीद की गई थी, लेकिन जो कभी पूरी तरह आया ही नहीं। कजाकिस्तान के बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम में विशाल सुविधाएं हैं, जो शीत युद्ध के सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से एक का केंद्र थीं। अमेरिकी स्पेस शटल की सफलता के बाद सोवियत संघ ने भी अपनी खुद की संस्करण बनाने की कोशिश की। सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के रिकॉर्ड और नासा व इतिहासकारों की रिपोर्टों के अनुसार बुरान प्रोग्राम एक पुनः उपयोग योग्य शटल सिस्टम था, जिसे लॉन्च और असेंबली के लिए पूरी औद्योगिक अवसंरचना के साथ तैयार किया गया था। नंबर 7, बैकोनूर बुरान असेंबली और लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर। बैकोनूर के अंदर विशाल असेंबली हॉल, लॉन्च सुविधाएं, ईंधन सिस्टम और परिवहन नेटवर्क बनाए गए थे, जो विशेष रूप से बुरान अंतरिक्षयान के लिए तैयार किए गए थे। सबसे प्रसिद्ध है विशाल असेंबली बिल्डिंग, जहां ऑर्बिटर और रॉकेट्स लॉन्च से पहले तैयार होते हैं। एक बड़ा औद्योगिक हैंगर जो पूरे अंतरिक्षयान को समेट सकता है। 1988 में बुरान प्रोग्राम ने मानव रहित कक्षीय उड़ान भरी थी। रूसी स्पेस एजेंसी के डेटा और नासा की तुलना के अनुसार यह बिना क्रू के सफलतापूर्वक पृथ्वी लौटा। यह एरोस्पेस इतिहास में तकनीकी मील का पत्थर था। लेकिन कुछ ही सालों में सब कुछ बदल गया। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्रीय फंडिंग अचानक खत्म हो गई। स्पेस पॉलिसी एनालिसिस के अनुसार देश में गंभीर आर्थिक संकट और पुनर्गठन के कारण बुरान प्रोग्राम को अब प्राथमिकता नहीं दी गई। 1993 में इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। इसके बाद सुविधाएं धीरे धीरे छोड़ दी गईं, रखरखाव बंद हो गया, सुरक्षा कम हो गई और मौसम और जंग के कारण संरचनाएं टूटने लगीं। रिपोर्ट के अनुसार 2000 के शुरुआती वर्षों में एक बड़ी इमारत का हिस्सा गिरा और प्रोग्राम के हार्डवेयर को नुकसान हुआ। आज भी बाइकोनूर के कुछ हिस्से अंतरिक्ष प्रक्षेपणों के लिए चालू हैं, पर बुरान की विशेष सुविधाएं अब शायद ही इस्तेमाल होती हैं। यह विशाल परिसर समय में रुका सा लगता है और दिखाता है कि उन्नत तकनीक केवल असफलता से ही नहीं, अन्य कारणों से भी गायब हो सकती है। इंजीनियरिंग के कारण नहीं, बल्कि इसे समर्थन देने वाली प्रणाली के पतन के कारण। नंबर 6, हेलेनिकॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 1938 में बनाया गया हेलेनिकॉन कई दशकों तक एथेंस का मुख्य हवाई अड्डा रहा। ग्रीस के विमानन रिकॉर्ड्स के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह और विस्तृत हुआ, जब यूरोप में हवाई यात्रा की मांग बढ़ रही थी। जैसे जैसे एथेंस एक घना और अधिक आधुनिक शहर बनता गया, हवाई अड्डे का स्थान धीरे धीरे एक समस्या बन गया। इसके आसपास के इलाके बढ़ गए, वे आवासीय बन गए और शोर और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए।
90 के दशक में ग्रीक अधिकारियों ने शहर के केंद्र से दूर एक नया हवाई अड्डा बनाने का फैसला किया। यह स्पार्टा में एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे अधिक क्षमता और विस्तार के लिए डिजाइन किया गया है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 2001 में नए हवाई अड्डे के खुलने पर सभी वाणिज्यिक उड़ानें स्थानांतरित कर दी गई थीं। साथ ही हेलेनिकॉन यात्री हवाई अड्डा पूरी तरह बंद कर दिया गया। इसमें धीरे धीरे कमी नहीं हुई, इसके बजाय अचानक ही सक्रिय केंद्र निष्क्रिय परिसर में बदल गया, वो भी बहुत कम समय में। बंद होने के बाद विशाल बुनियादी ढांचा, रनवे, टैक्सीवे, हैंगर और टर्मिनल बिल्डिंग्स वैसी ही रहीं, पर उनका उपयोग नहीं हुआ। आने वाले वर्षों में साइट के कुछ हिस्सों तक पहुंच और रखरखाव धीरे धीरे सीमित होता गया। ग्रीस में शहरी विकास अध्ययनों की रिपोर्टों के अनुसार 2004 के एथेंस ओलंपिक के दौरान पुराने हवाई अड्डे के हिस्से अस्थायी रूप से इस्तेमाल हुए, लेकिन उसके बाद इसे फिर से छोड़ दिया गया और इसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया। कई वर्षों तक यह पार्क, आवास और व्यावसायिक क्षेत्रों के रूप में पुनर्विकास के लिए बहस का केंद्र बना रहा, लेकिन जब कानूनी मुद्दों, फंडिंग की सीमाओं और राजनीतिक बदलावों के कारण इसमें देरी हुई, हालांकि कुछ पुनर्विकास प्रयास हुए हैं, फिर भी पुराने हवाई अड्डे का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आज हेलेनिकॉन उस बुनियादी ढांचे का उदाहरण है जिसे नष्ट करने के बजाय रणनीतिक रूप से बदला गया। एथेंस के बीचों बीच एक बड़ा विमानन परिसर, जिसकी पुरानी उपयोगिता धीरे धीरे खत्म हो गई। नंबर 5, सिनसिनाटी सबवे। संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनसिनाटी के नीचे एक विशाल भूमिगत रेल प्रणाली है जो आज भी शहर के नीचे छुपी हुई है। एक परियोजना जिसका निर्माण लगभग पूरा हुआ, लेकिन वह चालू नहीं हो सकी। यह 1920 में शुरू हुई थी। तब आबादी तेजी से बढ़ रही थी और अमेरिकी औद्योगिक शहरों में ट्रैफिक समस्या भी बढ़ रही थी। सिनसिनाटी सिटी प्लानिंग के रिकॉर्ड्स के अनुसार एक अंडरग्राउंड सबवे लूप का सुझाव मुख्य जिलों को जोड़ने और सतही सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए दिया गया था। मतदाताओं ने फंड को मंजूरी दे दी, इसलिए सेंट्रल पार्कवे के साथ खुदाई शुरू हो गई। कुछ ही वर्षों में सिर्फ एक साधारण सुरंग ही नहीं बनी, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, कंक्रीट लाइनिंग, ड्रेनेज और वेंटिलेशन सिस्टम भी बने, जो पूरी रेल संचालन के लिए बने थे। लेकिन 1927 में ये अचानक रुक गया। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस के अनुसार इसके कई कारण थे। मूल बजट की तुलना में लागत में वृद्धि, सीमित संघीय समर्थन और ऑटोमोबाइल्स के तेजी से बढ़ते उपयोग ने शहरों की परिवहन मांग को बदल दिया। इसके कुछ साल बाद महामंदी आया, जिसने इस परियोजना को आगे बढ़ाने की संभावना को पूरी तरह से बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि एक पूरी तरह से बनी अंडरग्राउंड सिस्टम कभी भी सबवे के रूप में संचालित नहीं हो सकी। आज तक ये सुरंगें शहर के नीचे बनी हुई हैं। निरीक्षणों के अनुसार इसके कई हिस्से संरचनात्मक रूप से स्थिर हैं और अब केवल फाइबर ऑप्टिक केबल्स व ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी यूटिलिटीज के लिए उपयोग होते हैं। लेकिन जन परिवहन प्रणाली के रूप में इसकी मूल भूमिका कभी पूरा नहीं हुआ। सिनसिनाटी सबवे दिखाता है कि कैसे एक प्रोजेक्ट उन्नत निर्माण चरण तक पहुंच सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था, तकनीक और ट्रांजिट सिस्टम में बदलाव के कारण पूरी तरह अप्रचलित हो सकता है। चरण तक पहुंचने के बाद भी अर्थव्यवस्था, तकनीक व व्यवहार बदलने से ये अप्रचलित हो सकता है। नंबर 4, प्रोराव कॉम्प्लेक्स। बाल्टिक सागर के किनारे जर्मनी के रूगन द्वीप पर स्थित है प्रोराव। एक विशाल समुद्र तटीय संरचना है जिसे नाजी जर्मनी के समय स्ट्रेंथ थ्रू जॉय प्रोग्राम के तहत बनाया गया था। जर्मन संघीय अभिलेखागार और युद्धोत्तर अध्ययनों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार निर्माण 1936 में शुरू हुआ था। योजना के अनुसार यह एक विशाल रिसोर्ट कॉम्प्लेक्स था जो 20,000 लोगों को एक साथ रखने में सक्षम था, जिसे जर्मन श्रमिकों के लिए एक सामूहिक मनोरंजन सुविधा के रूप में बनाया गया था। इसका डिजाइन विलासिता नहीं, बल्कि मानकीकरण और बड़े पैमाने पर केंद्रित था। ये 8 लंबे कंक्रीट ब्लॉक समुद्र तट के किनारे कई किलोमीटर तक फैले थे। हर इमारत में छोटे छोटे कमरों का एक जैसा लेआउट था, जो समुद्र की ओर मुख किए हुए थे। साथ ही साझा डाइनिंग हॉल, थिएटर और मनोरंजन स्थल थे। लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार निर्माण अचानक रुका क्योंकि संसाधन और श्रमिक युद्ध में लग गए। इमारतें छोड़ दी गईं। बाहरी ढांचा लगभग पूरा था, पर अंदरूनी हिस्सा अधूरा रहा। इन्हें मूल नागरिक उद्देश्य के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया। युद्ध के बाद ये इलाका सोवियत नियंत्रित पूर्वी जर्मनी के अधीन आ गया।
ये कुछ सैन्य और सीमित कार्यों में इस्तेमाल हुआ, पर अधिकांश भाग बिना उपयोग के रहा। 1990 में पूर्वी जर्मनी के पतन के बाद परिसर का संरचित उपयोग फिर बंद हो गया। आने वाले दशकों में यह लगभग वीरान रहा, क्योंकि इमारतें बड़ी थीं और पुनर्विकास की लागत ज्यादा थी। मौसम का असर इस पर दिखने लगा, पर कंक्रीट की संरचना अब भी मजबूत थी। आधुनिक विकास में कुछ हिस्से होटल, म्यूजियम और अपार्टमेंट्स बने, लेकिन पूरा परिवर्तन नहीं हुआ। अभी भी कई क्षेत्र उपयोग नहीं हो रहे हैं। प्रौरा को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है जो बचा तो रहा, पर अपनी असली भूमिका खो चुका है। एक तटीय मेगा स्ट्रक्चर जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा से बना, पर अपनी मूल योजना के अनुसार कभी पूरी तरह उपयोग नहीं हुआ। नंबर 3, सॉल्टन सी। दक्षिणी कैलिफोर्निया में इंपीरियल और कोचेला वैली के बीच सॉल्टन सी स्थित है, जो एक बड़ी इनलैंड झील है जो 1905 में गलती से बनी थी, जब कोलोराडो नदी में बाढ़ आई और वो एक निचले बेसिन में भर गई। एनवायरमेंटल हिस्ट्री और यूएस जियोलॉजिकल स्टडीज के अनुसार बाद में इसे टूरिस्ट अट्रैक्शन और मनोरंजन स्थल बनाने की कोशिश हुई। 20वीं सदी के मध्य में स्थानीय और राज्य अधिकारियों ने इसके चारों ओर रिजॉर्ट क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा दिया। यहां मरीना, यॉट क्लब, होटल, बोट रैंप और आवासीय समुदाय जैसे कि बॉम्बे बीच और नॉर्थ शोर बनाए गए, जो इस विचार पर आधारित थे कि यह स्थान एक छुट्टियां बिताने की एक स्थायी अंतर्देशीय जगह बनेगा। मुख्य समस्या ये थी कि यह प्राकृतिक प्रणाली है और इसका कोई आउटलेट नहीं है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे और पर्यावरणीय रिपोर्ट्स के अनुसार समय के साथ कृषि अपवाह इसमें आ गया, जिससे पानी की लवणता बढ़ गई, मछलियों की आबादी गिरने लगी, शैवाल की वृद्धि बढ़ गई और पानी की गुणवत्ता पूरी तरह से खराब हो गई। 1970 के दशक के अंत से 1980 की शुरुआत तक मछलियों की बड़े पैमाने पर मौतें होने लगीं, पानी में बदबू आई और लोग वहां से जाने लगे। लोग और कारोबार प्रभावित हुए, पर्यटन घटा, कई बुनियादी ढांचे भी छोड़ दिए गए। जैसे जैसे पानी का स्तर गिरता गया, मरीना और तटरेखा पर बने विकास सूखी जमीन पर रह गए। नावें, रिजॉर्ट और सुविधाएं जो पहले जल तटीय इस्तेमाल के लिए थीं, वे फंस गईं और बेकार हो गईं। कुछ यूएस जियोलॉजिकल लैब्स ने प्रयास किए और राज्य व संघीय एजेंसियों ने कुछ पुनर्स्थापन परियोजनाएं शुरू कीं, लेकिन पर्यावरणीय आकलनों के अनुसार इसका प्रभाव अभी भी सीमित है और इससे सॉल्टन सी का पुराना मनोरंजन कार्य वापस नहीं आया है। फिलहाल ये इस बात का उदाहरण बना हुआ है कि कैसे प्राकृतिक पर्यावरण में बदलाव पूरे मानव निर्मित सिस्टम को गिरा सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा, महंगा और योजनाबद्ध क्यों ना हो। जब कोई शहर बढ़ता है और परिवहन तकनीक बदलती है, तो कुछ पुरानी अवसंरचनाएं, चाहे वे कितनी भी महंगी और ऐतिहासिक क्यों ना हों, धीरे धीरे अपनी उपयोगिता खो देती हैं। ये इसलिए नहीं था कि वे टूटी थीं या नए दौर के लिए उपयुक्त नहीं थीं। नंबर 2, टेम्पलहॉफ एयरपोर्ट। जर्मनी के मध्य बर्लिन के दक्षिण में टेम्पलहॉफ ने 19वीं सदी में सैन्य परेड ग्राउंड के रूप में शुरुआत की थी। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में यह विमानन स्थल बन गया। जर्मनी के विमानन रिकॉर्ड्स के अनुसार इसे नाजी शासन में और विस्तारित किया गया था, क्योंकि उनकी योजना दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक बनाना था। 1936 में शुरू की गई विशाल टर्मिनल भवन को बहुत बड़े पैमाने पर डिजाइन किया गया था, जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर से भी अधिक थी और इसमें एकीकृत हैंगर, कार्यालय, यात्री क्षेत्र और भूमिगत कनेक्शन शामिल थे। उस समय यह दुनिया के सबसे बड़े भवन परिसरों में से एक था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण मूल योजना पूरी नहीं हो सकी, फिर भी हवाई अड्डा चालू रहा और नागरिक व सैन्य विमानन में उपयोग हुआ। इसके इतिहास का सबसे प्रसिद्ध हिस्सों में से एक 1948 से 1949 के बीच बर्लिन एयरलिफ्ट के दौरान था। मित्र देशों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार टेम्पलहॉफ का उपयोग पश्चिम बर्लिन के लिए मुख्य जीवन रेखा के रूप में किया गया था। जब सोवियत संघ ने शहर तक भूमि पहुंच को अवरुद्ध कर दिया था, उस समय लगातार विमान उतरते थे जो निवासियों के लिए खाना, ईंधन और अन्य सामान लाते थे। शीत युद्ध के बाद के दौर में इसकी वाणिज्यिक विमानन में अहमियत धीरे धीरे कम हो गई। विमान जो निवासियों के लिए खाना, ईंधन और सामान लाते थे। शीत युद्ध के बाद वाणिज्यिक विमानन में इसकी अहमियत घटने लगी। इसका रनवे अब बड़े विमानों के लिए उपयुक्त नहीं, जबकि बर्लिन के नए हवाई अड्डे अधिक कुशल और सक्षम हैं। इसी कारण 80 साल से ज्यादा संचालन के बाद टेम्पलहॉफ 2008 में
वाणिज्यिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया। पुराने हवाई अड्डे को टेम्पलहॉफ नामक बड़े सार्वजनिक पार्क में बदल दिया गया। एयरफील्ड, जहां अब पुरानी रनवे का इस्तेमाल चलने, साइकिल चलाने और मनोरंजन गतिविधियों के लिए किया जाता है। हालांकि खुले स्थान का उपयोग बदल गया है। बड़ा टर्मिनल और अन्य विमानन संरचनाएं अभी भी वही हैं, भले ही अब वे अपनी मूल भूमिका में नहीं हैं। टेम्पलहॉफ इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है जो नष्ट नहीं हुई बल्कि अप्रचलित हो गई। एक समय यह हवाई शक्ति और लॉजिस्टिक्स का केंद्र थी, लेकिन बाद में यह नई तकनीक और आधुनिक विमानन की जरूरतों के अनुकूल नहीं रह गया। बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जब परमाणु ऊर्जा पर निर्भर करती है तो गलती की गुंजाइश लगभग शून्य होती है। सिर्फ एक घटना ही न केवल ऑपरेशन को बल्कि पूरे औद्योगिक सिस्टम के विस्तार को भी रोक सकती है। ऐसी स्थिति में जो बचता है वो है आधे अधूरे ढांचे, जिन्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ये परमाणु ऊर्जा के इतिहास में ऐसी घटनाओं का सबसे गंभीर उदाहरणों में से एक है। और सबसे आखिरी, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 5 और 6। उत्तरी यूक्रेन के प्रिप्यात के पास चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट शीत युद्ध में सोवियत परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का हिस्सा था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक इसे बिजली उत्पादन के लिए आरबीएम के 1000 सिस्टम के मल्टी रिएक्टर कॉम्प्लेक्स के रूप में डिजाइन किया गया था। 1980 के शुरुआती वर्षों में 4 रिएक्टर चालू थे, जबकि यूनिट 5 और 6 निर्माण के उन्नत चरण में थीं। टरबाइन हॉल, रिएक्टर बिल्डिंग्स और सहायक संरचनाएं लगभग पूरी हो चुकी थीं। खासकर यूनिट 5, जो करीब 70% से ज्यादा पूरी हो चुकी थी। लेकिन 26 अप्रैल 1986 को एक सुरक्षा परीक्षण के दौरान रिएक्टर 4 में विस्फोट हो गया, जिससे रेडियोधर्मी पदार्थ निकल गया, जो परमाणु घटना रिपोर्टों के अनुसार यूरोप के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। इसके बाद पूरे विस्तार को रोक दिया गया। यूनिट 5 और 6 अधूरे रह गए, जिनमें कंक्रीट के खोल, आंशिक पाइपिंग और अधूरे औद्योगिक सिस्टम थे। आज तक वे चेर्नोबिल निषिद्ध क्षेत्र के अंदर बने हुए हैं, छोड़े गए क्रेनों और रिएक्टर संरचनाओं के साथ जो समय में जमे हुए हैं। ये केवल एक छोड़ा गया प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि परमाणु आपदा का असर है, जिसने औद्योगिक विस्तार रोक दिया। ये एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे एक आपदा का क्षण इतिहास में एक पूरे प्रोजेक्ट को जड़ कर सकता है।